नमस्कार, 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली ब्रेकिंग की। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी। आज और कल गुजरात दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर पीएम नरेंद्र मोदी। आपको बताते चले आज और कल गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की, जो आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा है। 2 दिन का ये दौरा है। आज और कल पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले गुजरात के दौरे पर रहेंगे पीएम नरेंद्र मोदी और 2 दिन का ये दौरा है उनका। आज और कल पीएम नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर रहने वाले हैं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं दूसरी ब्रेकिंग की। चंडीगढ़ से खबर आपको बता देते हैं। प्रकाश पर्व के लिए सीएम का ऐलान, सिख श्रद्धालुओं को सीएम की सौगात। आपको बताते चले पानीपत में होगा राज्य स्तरीय समारोह। तो राज्य स्तरीय समारोह आयोजन किया जाएगा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित होगा पीठ। गुरु तेग बहादुर के जन्म दिवस पर सौगात। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित होगा कार्यक्रम। गुरु तेग बहादुर के जन्म दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और चंडीगढ़ से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जो आपको बताते चले प्रकाश पर्व के लिए सीएम का ऐलान। सीएम मनोहर लाल ने ऐलान किया है कि सिख श्रद्धालुओं को सीएम की सौगात यहां पर दी गई है। पानीपत में होगा राज्य स्तरीय समारोह। आपको बताते चले कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित होगा पीठ। तो यही एक सौगात दी गई है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं दूसरी ब्रेकिंग की, जो आपको बताते चले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रकाश पर्व के लिए ऐलान किया है सिख श्रद्धालुओं को सीएम की सौगात। पानीपत में होगा राज्य स्तरीय समारोह। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित होगा पीठ। गुरु तेग बहादुर के जन्म दिवस पर सौगात। बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं तीसरी ब्रेकिंग की। जींद से खबर आपको बता देते हैं। डिप्टी सीएम का 2 दिवसीय दौरा। नरवाना और उचाना हलके को सौगात देने वाले हैं डिप्टी सीएम। नरवाना में ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया जाएगा। कल होंडा स्किल सेंटर की शुरुआत की जाएगी। तो आपको बताते चले विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं डिप्टी सीएम। तो एक यहाँ पर बड़ी सौगात डिप्टी सीएम की तरफ से दी जाने वाली है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग की। विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करने वाले हैं और जींद से ये खबर आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम का 2 दिवसीय दौरा है। वही आपको बताते चले डिप्टी सीएम का 2 दिवसीय दौरा। जींद से ये खबर आपको बता रहे हैं। नरवाना और उचाना हलके को बड़ी सौगात देने वाले हैं डिप्टी सीएम। ऑक्सीजन प्लांट का शुभारंभ किया जाएगा नरवाना में और कल होंडा स्किल सेंटर की शुरुआत वो करेंगे। तो एक बड़ी सौगात यहां पर डिप्टी सीएम की तरफ से दी जाने वाली है। नरवाना और उचाना हल्के के दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम और एक बड़ी सौगात उनकी तरफ से दी जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट की सौगात यहां पर नरवाना को मिलने वाली है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं चौथी ब्रेकिंग की। कृषि मंत्री जेपी दलाल का भिवानी दौरा। पोषण अनाज अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास करने वाले हैं वो। 53.60 करोड़ रुपए की लागत से ये केंद्र बनेगा। तो आपको बताते चले 63 एकड़ में केंद्र स्थापित किया गया है। तो एक बड़ी यहां पर सौगात देने वाले हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। 63 एकड़ में स्थापित किया गया है ये केंद्र। वहीं आपको बताते चले 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं चौथी ब्रेकिंग की। कृषि मंत्री जेपी दलाल की तरफ से एक बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है। भिवानी का दौरा करने वाले हैं वो। पोषण अनाज अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास वो करेंगे। 53.60 करोड़ रुपए की लागत से ये केंद्र बनेगा। वहीं आपको बताते चले ये केंद्र 63 एकड़ में बनाया जाएगा। तो एक बड़ी सौगात यहां पर मिलने वाली है। कृषि मंत्री जेपी दलाल शिलान्यास करेंगे इस केंद्र का। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं पांचवी ब्रेकिंग की। फरीदाबाद से ये खबर है। मुख्य सचिव ने की बैठक। अधिकारियों के साथ बैठक करी गई है। सूरज कुंड मेले की तैयारियों पर चर्चा की गई। तो आपको बताते चले अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सभी तैयारियों
को समय पर पूरा किया जाए। 19 मार्च से 9 अप्रैल तक ये मेला चलने वाला है। तो सूरज कुंड मेला की जो तारीख है वो नजदीक आती चली जा रही है। ऐसे में अब अधिकारी जो है वो सतर्क हो गए और लगातार सभी को निर्देश दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से काम करना और जो तैयारियां हैं मेले की उन्हें समय पर पूरा कर लिया जाए ताकि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी लोगों को ना आ पाए। तो आपको बताते चले 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं। 5वीं ब्रेकिंग की अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं। सूरज कुंड मेले की तैयारियों पर चर्चा करी गई है। अधिकारियों को मुख्य सचिव ने निर्देश दे दिए हैं कि किसी प्रकार की कोई परेशानी आ ना पाए और जो भी तैयारियां हैं उन्हें समय पर पूरा कर लिया जाए। 19 मार्च से 4 अप्रैल तक सूरज कुंड मेला चलने वाला है, जहां पर देश विदेश से लोग यहां पर इस मेले में शिरकत करने के लिए आते हैं। ऐसे में तैयारियों को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी हो जाता है और मुख्य सचिव उस समय सतर्क नजर आ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए कि किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए और समय पर हर एक तैयारी को पूरा किया जाए। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 5वीं ब्रेकिंग की। फरीदाबाद से एक खबर है, मुख्य सचिव ने अधिकारियों के साथ बैठक की है और सूरज कुंड मेले की जो तारीख है वो नजदीक आ रही है। ऐसे में सूरज कुंड मेले को लेकर के तैयारियों पर चर्चा की गई है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 6वीं ब्रेकिंग की। पलवल से एक खबर आ रही है, सीएम फ्लाइंग की टीम की बड़ी कार्रवाई। 10,000 लीटर नकली डीजल पकड़ा गया। एक प्लांट के अंदर रखा था नकली डीजल, तेल डालने वाली मशीन को भी जब्त कर लिया गया। तो एक बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगी है और सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार सतर्क नजर आ रही है, लगातार छापेमारी की जा रही है। ऐसे में नकली डीजल बरामद किया गया है और जिस मशीन से तेल डाला जाता था उस मशीन को भी जब्त कर लिया गया है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 6वीं ब्रेकिंग की, जहां पर 10,000 लीटर नकली तेल बरामद किया गया है सीएम फ्लाइंग टीम की तरफ से। आपको बताते चले यहाँ पे एक बड़ी कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की टीम ने की है। लगातार छापेमारी हर जगह की जा रही है। ऐसे में 10,000 नकली डीजल बरामद होता है और जिस मशीन से तेल डाला जाता था उस मशीन को भी सीएम फ्लाइंग की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो आपको बताते चले सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई यहां पर की। 10,000 लीटर नकली डीजल बरामद किया गया है। सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार सतर्क नजर आ रही है, हर जगह छापेमारी की जा रही है ताकि किसी प्रकार से जो अपराधी हैं, जो मिलावट करते हैं या फिर किसी चीज को का नकली सामान बेचते हैं उन पर कार्रवाई की जा सके। यहाँ पर एक बड़ी सफलता सीएम फ्लाइंग टीम को मिली है, जहां पर 10,000 लीटर नकली डीजल बरामद हुआ है। और साथ ही साथ आपको बताते चले जिस मशीन से तेल डाला जाता था उस मशीन को भी सीएम फ्लाइंग की जो टीम है उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। तो एक प्लांट के अंदर ये नकली डीजल रखा हुआ था, जहां पर छापेमारी करी गई और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सीएम फ्लाइंग की टीम की एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। 10,000 नकली डीजल बरामद किया गया। 10,000 लीटर नकली डीजल की बरामदगी हुई है और जिस मशीन से तेल डाला जाता था उस मशीन को भी अपने कब्जे में ले लिया है यहाँ पर टीम ने। और साथ ही साथ एक प्लांट में ये डीजल रखा हुआ था जहां पर छापेमारी की गई और उसके बाद 10,000 लीटर नकली तेल बरामद किया जाता है। तो एक बड़ी सफलता यहां पर सीएम फ्लाइंग टीम को मिली है। सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार कार्रवाई करती चली जा रही है, छापेमारी हर जगह की जा रही है। तो सीएम फ्लाइंग टीम की एक बहुत बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। फरीदाबाद के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ पे अवैध रूप से तेल बेचा जा रहा है जिनके पास कोई पेट्रोल पंप का लाइसेंस है। तो अभी सभी विभागों ने फायर ब्रिगेड, डीआईसी, डीटीपी, सीएम फ्लाइंग, स्थानीय पुलिस को साथ लेकर छापा मारा गया। तो यहाँ पर मैनेजर के पास कोई भी ऐसा लाइसेंस नहीं है डीजल पेट्रोल बेचने के लिए, अवैध रूप से बेचा जा रहा था, जिसके विरुद्ध हम अभी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो क्या रुपए लीटर देते हो सर? ये हमको हैं? नहीं, गाड़ियों से पैसे नहीं लेते आप? नहीं, हम पैसे नहीं लेते, हमको सिर्फ डालना ही पड़ता है, बस डालना पड़ता है। तो गाड़ियों को कैसे बुलाते हो आप यहाँ डालने के लिए? ऐसा है सर, हमारे पास ट्रांसपोर्ट जो कंपनी है ट्रांसपोर्ट, हाँ, उनका मैसेज आता है, ग्रुप बना हुआ है उसमें, तो उसमें गाड़ी नंबर, क्वांटिटी, मोबाइल नंबर, उसमें सब लिखा हुआ है। उसी से हम क्वांटिटी देख के सब डाल देते हैं, बस इतना। अब मतलब ट्रांसपोर्ट का मैसेज आता है आपको? बस इसमें टीम आई हुई है फायर ब्रिगेड, डीएफओ, फूड एंड सप्लाई की। ये हमें कंप्लेंट देंगे और अपनी कार्रवाई करके जैसे भी देंगे उसकी कार्रवाई करेंगे। तो क्या शिकायत दी गई थी आपको? अभी शिकायत लिख रहे हैं, अभी दी नहीं। इतला करी होगी, सूचना दी होगी। ये सूचना मिली है भाई नकली तेल लाकर गाड़ियों में भरा जा रहा है डीजल के रूप में।
तो अवैध तरीके चल रहा है? अवैध तरीके से चल रहा था। क्या देखने को मिला यहाँ? अब गाड़ियाँ 8-9 तेल लेने के लिए खड़ी हुई थी और काफ़ी समय से बता रहे चल रहा है यहाँ, करीब 2-4 महीने से। उसमें जो भी है शिकायत मिलने पर हम कार्रवाई करेंगे। जंगल में ये खेती होती है। पुलिस ने अफीम कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। तो 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की। पुलिस ने अफीम कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। अपराध शाखा पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली। अवैध रूप से की जा रही थी अफीम की खेती। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की। पलवल से ये खबर है, अपराध शाखा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अवैध रूप से अफीम की खेती की जाती थी। गांव मित्रौल के जंगल में ये खेती की जाती थी। पुलिस ने अफीम को कब्जे में लेकर के जांच भी शुरू कर दी है। पलवल से ये खबर आपको बता रहे हैं, अपराध शाखा टीम की एक बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली है, जहां पर अवैध तरीके से अफीम की खेती की जाती थी। और उसके बाद आपको बताते चले, अफीम को कब्जे में लेते हुए जांच की जा रही। गांव मित्रौल के जंगल में यह खेती होती थी। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की। पलवल से यह खबर है, अपराध शाखा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अवैध रूप से की जा रही थी अफीम की खेती, और अवैध रूप से जो अफीम की खेती की जा रही थी, यहां पर बड़ी कार्रवाई की गई है। अफीम को कब्जे में लेते हुए आपको बताते चले जांच शुरू कर दी गई है। गांव मित्रौल के जंगल में खेती की जाती थी। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। अवैध रूप से अफीम की खेती की जाती थी और फिलहाल अफीम को कब्जे में लेते हुए जांच की जा रही है। आपको बताते चले 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 7वीं ब्रेकिंग की, जहां पर एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, एक बड़ी कार्रवाई की गई है। अपराध शाखा पुलिस की देखने को मिली है। अफीम की अवैध तरीके से खेती होती थी। ये अफीम की खेती है, राजबीरपुर राज है, गांव मित्रौल का। इसने ये खेती कर रखी है अवैध तरीका से। इसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसमें अपने ड्यूटी ऑफिसर तहसीलदार साहब को बुलाया गया और टीम को बुलाया गया। तो मतलब इसको उखाड़ा जाएगा, काटा जाएगा? इसको उखाड़ कर इसके कब्जा में लिया जाएगा। इसके खिलाफ कार्रवाई कर रखी थी। तो लगभग कितनी खेती कर रखी है? ये करीब 1 एकड़ के करीब है, और कुछ इसमें से काट ली गई, और जो बची कुछ है ये यहाँ पर मौजूद है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं 8वीं ब्रेकिंग। युहेला चीका से एक खबर है, गांव दाबा के ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। नहीं मिली पीएम ग्रामीण आवास योजना की राशि। तो योजना का लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। 3 साल से लगा रहे हैं बीडीपीओ कार्यालय के चक्कर। तो ग्रामीण यहां पर परेशान है, क्योंकि उन्हें पीएम आवास योजना की जो राशि है वो नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उन्होंने प्रदर्शन किया है। तो पीएम आवास योजना की राशि नहीं मिलने पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। 3 साल से ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें राशि दी जाए, लेकिन अभी तक उन्हें राशि नहीं मिली है। तो योजना का जब लोगों को लाभ ही नहीं मिल रहा है, तो क्या फायदा इन योजनाओं का। ऐसे में जो ग्रामीण है वो लगातार परेशान हो रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि बीडीपीओ के लगातार 3 साल से चक्कर लगा रहे। 3 साल का जो समय होता है वो काफी लंबा होता है। उसके बावजूद भी अधिकारियों ने सुध नहीं ली और जो ग्रामीणों की परेशानी है उसे दूर करने की कोशिश नहीं की गई। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में बात कर रहे हैं 8वीं ब्रेकिंग की, जहां पर गुहेला चीका में जो ग्रामीण है उन्होंने प्रदर्शन किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि जो पीएम आवास योजना की राशि होती है वो राशि उन्हें नहीं मिल रही थी। और 3 साल से वो लगातार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें राशि नहीं मिली है, जिसके मद्देनजर थक हार करके यहाँ पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। तीन साल तो कलोनी आईया हुई ने जी। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੀਐਮ ਵਿੰਡੋ ਵੀ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਓ ਟੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਮੀਂਹ ਕਣੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮਕਾਨ ਗਿਰਨ ਨੂੰ ਨੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਣ ਜੂਗਾ ਕੰਮ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ।
ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਾਹਲਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਭਰੇ ਤੇ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਡਾਊਨ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਥਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ठीक है, जाने अधिकारियों को ये कह दिंदे ने जियो टैगिंग नहीं हुई। जो 2019 के अंदर मार्च 2019 के अंदर जियो टैगिंग की जो साइट थी वो बंद हो चुकी है। हमारे लगभग 2065 के आसपास आवेदन ऐसे हैं जो अभी पेंडिंग पड़े हैं। जब तक उनकी जियो टैग नहीं होती तब तक अगली कार्रवाई नहीं हो सकती। ये जिस टाइम आवेदन किए थे CSC के माध्यम से किए गए थे या सरपंच के माध्यम से या ग्राम सेवक के माध्यम से, तो उन्हीं के माध्यम से ये जियो टैगिंग होने थी। ब्रेकिंग में बात कर लेते हैं, आखिरी ब्रेकिंग की यानी 9वीं ब्रेकिंग की। टोहाना में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। व्यापारी से 5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है और CCTV में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। टोहाना में बदमाशों के हौसले बुलंद है, व्यापारी से 5 लाख की लूट की गई है, यानी जो बदमाश है उन्हें खाकी का खौफ नहीं रह गया है। CCTV में ये पूरी वारदात कैद हो जाती है। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में हम बात कर रहे हैं आखिरी ब्रेकिंग की, जहां पर बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। टोहाना में एक व्यापारी के साथ 5 लाख रुपए की लूट की जाती है और वहीं ये पूरी वारदात वहां लगे CCTV में कैद हो जाती है। तो आपको बताते चले, बदमाशों के जो यहाँ पर बदमाश लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते चले जा रहे हैं, उनके हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं और यहाँ पर पुलिस का खौफ बदमाशों को बिल्कुल रह नहीं गया है। 5 लाख रुपए की व्यापारी से लूट की जाती है और CCTV में ये पूरी वारदात कैद हो जाती है। नौ बजे की 9 ब्रेकिंग में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए रुक कर लेते हैं अब खबरों का। 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी को बहुमत मिला है, जिसे लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बधाइयां दी हैं। तो वहीं आपको बताते चले, पंजाब में पिछड़ने पर सीएम ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है कि बीजेपी ने पंजाब में चुनाव पूरी तरीके से अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ा है। तो वहीं दूसरी तरफ 5 राज्यों में कांग्रेस के पिछड़ने पर कांग्रेस पर निशाना भी साधा है उन्होंने। इसी के साथ सीएम ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की बढ़त पर तंज भी कसा है। चुनाव परिणाम आया है। इस चुनाव परिणाम में देश भर में भारतीय जनता पार्टी के प्रति जो समर्थन है वो हम सबको ध्यान में आया है। 5 चुनाव हुए थे 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब, जिसमें से 4 राज्यों में एकदम जिसको कहना चाहिए कंफर्टेबली, बड़े सुविधाजनक तरीके से बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। केवल एक पंजाब ऐसा प्रांत है जिसमें आम आदमी की पार्टी की सरकार बन रही है। पहले से ही जैसे हमको पता है कि हरियाणा, पंजाब में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी नहीं रही और चुनाव लड़ने के नाते भी अब से पहले मात्र 23 विधानसभा सीटों पर ही हम लोग चुनाव लड़ते थे। इस बार पहली बार कितने 75 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव चिन्ह पर कमल के निशान पर चुनाव लड़ी है। क्योंकि पहली बार जब भी कोई इस प्रकार का बड़ा चुनाव कोई एक स्टेट में कोई पार्टी लड़ती है तो ऐसा कभी भी हम सोचते नहीं कि पहली बार में ही हमारी जो सरकार बनेगी। हरियाणा में भी हमने देखा कि जब हमने अकेले चुनाव लड़ना शुरू किया था सन 2000 में, 2000 में भी अकेले 91 तो पीछे हो गया, यानी लगातार। तो फिर 2000 के बाद, क्योंकि 1996 में हमारी मिलीजुली सरकार आई थी, 2000 के बाद लगातार हमने फिर अकेले चुनाव लड़ना शुरू किया, जिसका परिणाम 2014 में मिला हमको। तो स्वाभाविक है पंजाब में अभी और हमें संघर्ष करना पड़ेगा और हम आगे बढ़ेंगे। हरियाणा में हम सफलतापूर्वक
अपनी सरकार जो चला रहे हैं, आगे आगे इसका असर पंजाब में भी हमको देखने में जरूर मिल जाएगा। लेकिन तब तक पंजाब के हमारे कार्यकर्ता भी, और जो सपोर्ट हमसे हो पाएगी हम भी करेंगे, ताकि पंजाब में हम अपनी गति आगे बढ़ा पाए। लेकिन 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी हैं, पुनः बनी हैं, इसलिए मैं सब देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं और चारों प्रदेशों की जनता को भी बहुत बहुत एक प्रकार से उनका आभार प्रकट करता हूं और उनको श्रेय जाता है इस बात का कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, विशेष तौर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी और पूरी टीम, जिन्होंने बहुत मेहनत करके और प्रचार अभियान को सभी प्रदेशों में चलाया है, उनको भी एक प्रकार से सम्मान करते हुए और मैं इस बात का जरूर जनता को धन्यवाद करता हूं कि हमारी नीतियों पर, विचारधारा पर उन्होंने और विश्वास किया है और हमको एक बहुमत दिलाया है। पहली बात तो यह है कि अगर हम देश के अंदर पार्टियों के साथ मुकाबला करें तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आज भी 2 ही राष्ट्रीय दल ऐसे हैं जो अधिकांश प्रांतों में और अपनी उपस्थिति चाहे राज्य के माध्यम से, चाहे विपक्षी पार्टियों के माध्यम से निभा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का जो विचार है वो मैं समझता हूं धीरे धीरे देश की जनता उसको छोड़ती जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की जो काम करने की पद्धति रही है वो लोग नेताओं के ताकत को जोड़ करके, ये इसकी ताकत है, इसकी ताकत है, कॉम्बिनेशन ऑफ लीडर्स, ऐसी वो अपनी ताकत बना करके शासन में चलते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे अपनी विचारधारा के माध्यम से, अपनी उपलब्धियों के माध्यम से जनता के हित में काम करती है। विशेष तौर पर वो जनता जिसको मैं समझता हूं सरकारी सहायता की आवश्यकता होती है। सरकार, भारतीय जनता पार्टी ऐसा मानती है कि लोकहित की सरकार होना अति आवश्यक है। लोकहित में भी जो समाज का वो वर्ग जो वंचित है, जो पीड़ित है, जो गरीब है, खास करके अनुसूचित जाति, खास करके पिछड़ा वर्ग, खास करके वर्गों में अगर आगे विचार करें तो फिर युवा को रोजगार चाहिए, शिक्षा समाज को चाहिए, तो ऐसे सारे विषय, महिलाओं की भी बहुत सी तरह की कठिनाइयां, तकलीफें होती है, उनको दूर करने के लिए अब महिलाओं के लिए बहुत सी स्कीमें भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की। उज्ज्वला स्कीम है और फिर उसमें घर घर पानी देने की स्कीम है, कहीं जनधन अकाउंट खोलने के बाद महिलाओं के खातों में सीधा पैसा देने की बात कही है हमने। महिलाओं का हमने हरियाणा में तो जैसे उद्यमिता को भी बढ़ावा देने के लिए अपनी घोषणा भी बजट में की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का भी एक बड़ा अभियान सारे देश में लिया गया, हरियाणा में विशेष तौर पर लिया गया। तो ऐसे वर्ग, जिन वर्गों को सरकार की सहायता की आवश्यकता ज्यादा होती है, ऐसे वर्गों का काम करने से एक मैसेज आता है कि जनता की भलाई के अगर कोई विचारधारा, कोई पार्टी का काम करने का तरीका तो भारतीय जनता पार्टी का है। कांग्रेस ने हमेशा नारे लगाए हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन नारों के आगे बढ़ करके उन्होंने कोई उसके लिए पद्धति दी हो, कोई उसके लिए प्रत्यक्ष काम दिया हो, कोई प्रोग्राम दिया हो, ऐसा कभी नहीं किया है। केवल नारों से नहीं बनता है, प्रत्यक्ष जमीन पर काम जब करते हैं उसका लाभ, यानी उसका जो जनता है उसका एक उसको रिकॉग्नाइज करती है। कोई पार्टी 1 या 2 प्रदेशों में आती है तो उसको कोई ऐसा नहीं कह सकते कि विकल्प बन करके कोई देशव्यापी काम कर लिया है। ऐसे तो पहले भी होती रही है। आखिर कम्युनिस्ट भी कभी 2-3 प्रांतों में लगातार आते रहे हैं। इस प्रकार के उदाहरण और भी मिल सकते हैं कि 1 या 2 प्रदेशों में आए हैं। अब इनके पास 2 प्रदेश आए हैं, इसका अर्थ है नहीं है कि कोई राष्ट्रीय विकल्प यानी इस रूप में कांग्रेस के विकल्प के रूप में खड़े हो गए हैं। उपस्थिति इस नाते से राज्य में है नहीं है, तो भी कांग्रेस की उपस्थिति आम आदमी पार्टी से ज्यादा अभी भी है। अब उनका आपसी संघर्ष है, आपसी विचारधारा की लड़ाई में, लेकिन आम आदमी पार्टी की जो विचारधारा है उसको भी मैं बिल्कुल कतई ठीक नहीं मानता हूं। वो देश हित में ये कभी भी नहीं है कि हम जनता को फ्री बीज दे करके, मुफ्त बांट करके और उनको जनता को नाकारा बना दें, उनको उद्यम करने की प्रेरणा ना दें, उनको हाथ पर हाथ रख करके वो बैठे उनको खाली खिलाया जाए, ऐसा ये पद्धति ठीक नहीं है।
बल्कि इस प्रकार के वर्ग को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए अगर आप कुछ करते हैं तो एक स्थायी व्यवस्था बनती है, लंबे समय तक समाज को सुखी बनाने के लिए एक कारगर पद्धति है। तो इसलिए जनता इस बात को निश्चित रूप से समझेगी। आखिर केवल पंजाब में ही वो आ पाए, बाकी प्रदेश में, बाकी 4 प्रदेशों में कहाँ गई? हरियाणा में भी उन्होंने पहले प्रयत्न करके देख लिया, हरियाणा में कहाँ आए। तो इसलिए जनता समझती है कि इस प्रकार से फ्री और दिल्ली में तो चूंकि साधन संपन्न प्रदेश है, फिर इस चीज को स्वीकार करने के लिए बहुत से ऐसे वहाँ एरियाज हैं, जो कि झोपड़ी एरिया, बाकी सब एरिया, वहाँ गैप बहुत है दिल्ली के अंदर। या तो बहुत निम्न लेवल के लोग दिल्ली में जो कि झोपड़ी है वो ज्यादा रहते हैं, या फिर हाई लेवल के बहुत लोग रहते हैं। हाई लेवल के लोगों का जो इनकम, यानी उनके कारण से जो कंट्रीब्यूशन उनका है और जो इनकम दिल्ली में होती है, टैक्सेशन ये वो सब, जबकि खर्च दिल्ली सरकार का बहुत कम है, तो वो सारा पैसा उनको फ्री बाट में काम आ गया। अब पंजाब में उनकी एक प्रकार से परीक्षा होगी, क्योंकि पंजाब की आर्थिक स्थिति कहीं भी परमिशन नहीं देगी कि आप कोई भी एक पैसा और मुफ्त में बांट देंगे किसी को। पहले ही पंजाब संकट में है। हम हरियाणा में अपने जीएसडीपी डेट रेशो को 25% से नीचे रखे हुए हैं, वहां आज भी 40% पहुंचे हुए हैं। आखिर पैसा कहीं से बांटना होता तो कहीं। 9 बजे की 9 ब्रेकिंग में फिलहाल के लिए इतना ही। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें।